ईरान से जंग छोड़कर आखिर अमेरिका को क्या मिला, अमेरिका को क्या हासिल हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये ऊपर आप लोगों को रूस देखने को मिल जाएगा, ये यूक्रेन है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये पाकिस्तान है। यहाँ आप देखेंगे ये लेबनान देखने को मिल जाएगा। ये इजराइल है। ये भूमध्य सागर है। ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के 100 दिन बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं, ईरान अपनी जीत बता रहा है। यह इस बात का संकेत है कि दोनों इस संघर्ष से निकलने का रास्ता चाहते थे। समझौता होने के बाद जंग भले ही आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई हो, लेकिन असली और कठिन बातचीत अब शुरू होगी। दोनों पक्षों ने इस समझौते को अपनी जनता के सामने जीत के तौर पर पेश किया है, लेकिन जैसा कि हमारे विश्लेषक बताते हैं, वे अपने लोगों को पूरी तरह भरोसा नहीं दिला पाए हैं। दोनों देशों में आलोचकों का कहना है कि इस समझौते में जरूरत से ज्यादा रियायतें दी गई हैं। ईरान क्या दावे कर रहा है? ईरान के लिए यह समझौता सिर्फ युद्ध विराम नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा अहम है। और इससे ईरान यह दावा कर सकता है कि उसने बिना आत्मसमर्पण किए जंग में खुद को टिकाए रखा। वह यह भी कह सकता है कि वह इस संघर्ष से पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल क्या कह रहा था, अमेरिका इजराइल क्या कह रहा था कि यहां सत्ता परिवर्तन करेंगे, इसीलिए तो यहां के सर्वोच्च नेता को मारा गया था। तो यहां आप देखिए सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये ईरान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शुरुआत से ही ईरान का मकसद पारंपरिक सैन्य अर्थों में अमेरिका इजराइल को हराना नहीं था। उसका लक्ष्य यह था कि संघर्ष खत्म होने के बाद इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था बनी रहे, उसका नेतृत्व काम करता रहे, उसकी बातचीत की स्थिति पूरी तरह कमजोर ना हो। MOU कहे जाने वाला यह समझौता ईरान को यह कहने का मौका देता है कि वह अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के हस्ताक्षर वाले इस समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए 60 दिनों का ढांचा तय किया गया है। इसमें सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की बात कही गई है और इसमें लेबनान भी शामिल है। समझौते में एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने की बात भी कही गई है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और ईरानी जहाजों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की पुष्टि की गई है। फिलहाल ईरान की जिम्मेदारियां अहम है लेकिन सीमित है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित व्यावसायिक आवाजाही सुनिश्चित करने में मदद करने पर सहमति जताई है। उसने यह प्रतिबद्धता भी दोहराई है कि वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही उसने अपने उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम के भंडार और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत में शामिल होने पर भी सहमति जताई है। वहीं अमेरिका की प्रतिबद्धताएं कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। MOU के मुताबिक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वह ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट भी जारी करेगा। साथ ही फ्रीज की गई और प्रतिबंधित ईरानी संपत्तियां उपलब्ध कराएगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की दिशा में भी काम करेगा। इसके अलावा वह अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की योजना पर काम करेगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो पक्ष पूरा किसके पक्ष में गया, ईरान के पक्ष में युद्ध गया, उसकी जीत हुई ऐसा लग रहा है। यही वजह है कि अब तक ईरान के आलोचकों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत शांत रही है। MOU की यही बातें ईरानी नेतृत्व को इस समझौते की जीत के रूप में पेश करने का पर्याप्त आधार देती हैं। ईरान कह सकता है कि उसकी संप्रभुता को मान्यता मिली है, नाकेबंदी हटने वाली है, प्रतिबंधों में राहत मिलने की संभावना है, पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लेकिन यह खामोशी ज्यादा समय तक रहने की संभावना नहीं है। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई की पहली प्रतिक्रिया भी काफी संतुलित थी। उन्होंने समझौते को आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी पर स्वीकार किया गया है। सबसे कठिन मुद्दों को फिलहाल टाल दिया गया है, उनका समाधान अभी नहीं हुआ है। उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम संवर्धन उद्योग के आकार और जंग में क्षतिग्रस्त परमाणु संयंत्रों के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर अभी भारी दबाव के बीच बातचीत होगी। यह ईरान के नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है। ईरानी नेतृत्व की चुनौतियां क्या है?
सरकारी मीडिया, रिवोल्यूशनरी गार्ड, संसद और कट्टरपंथी नेताओं ने कई हफ्तों तक अपने समर्थकों से कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल को हरा दिया। ऐसे में जनता और समर्थकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब अगर उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम या परमाणु ढांचे को लेकर कोई समझौता होता है तो आलोचक इसे ऐसी रियायत बता सकते हैं जो जीत का दावा करने की बात की दी गई है, लेकिन कोई समझौता न करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अगर ईरान अपने उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम या अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर आगे बढ़ने से इनकार करता है तो पूरी प्रक्रिया विफल हो सकती है, साथ ही युद्ध विराम भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ईरान इजरायल में उन लोगों की दलीलों को मजबूत करेगी जो पहले से कहते रहे कि ईरान ने MOU का इस्तेमाल सिर्फ समय हासिल करने के लिए किया है। इससे दोनों पक्ष फिर से जंग की ओर बढ़ सकते हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष और ईरान की वार्ता टीम के प्रमुख मोहम्मद बगर गलीबाफ ने बातचीत को चुनौतीपूर्ण और मजबूत रूप के साथ पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा कि मैं राजनयिक नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अमेरिका को कैसे समझाना है। खामनेई की प्रतिक्रिया ने इस काम को और मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एक अलग राय थी, लेकिन उन्होंने MOU को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख के रूप में मसूद पेजिशकियान ने ईरान और उसके सहयोगियों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इस तरह की भाषा खामनेई को समझौते के इतना करीब रखती है कि वह इसे आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही वह खुद को इससे इतना दूर भी रखते हैं कि अगर समझौता विफल हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी उन पर न आ जाए। ईरानी वार्ताकारों के लिए इसका मतलब है कि समझौते की गुंजाइश और सीमित हो सकती है। उन्हें अमेरिका को संतुष्ट भी करना है, साथ ही ऐसी कोई सीमा भी पार नहीं करनी है जिसे खुद सर्वोच्च नेता ने पूरी तरह स्वीकार ना किया हो। गलीबाफ की भाषा सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं या ईरान की घरेलू राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी है। पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर होने के नाते उन्हें इस समझौते को अपने कट्टर समर्थकों के बीच भी स्वीकार बनाना है। ये वे लोग हैं जो अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को शक की नज़र से देखते हैं। 2015 के परमाणु समझौते से इस समझौते की तुलना होना लगभग तय माना जा रहा है और अमेरिका में कुछ लोग इस MOU को JCPOA से भी खराब बता सकते हैं। उनका तरह कि ट्रंप ने ऐसा ढांचा स्वीकार कर लिया जो ईरान को प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक लाभ देता है, जबकि सबसे कठिन परमाणु मुद्दों को बात के लिए टाल दिया गया है। लेकिन ईरान में खतरा अलग है। वहां कट्टरपंथी सरकार और वार्ता टीम पर 2015 की गलती दोहराने का आरोप लगा सकते हैं। उस समय राष्ट्रपति हसन रूहानी को सांसदों, रूढ़िवादी मीडिया और राजनीतिक विरोधियों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जरूरत से ज्यादा रियायतें दी थी। मसूद पेजिशकियान और मोहम्मद बगर गलीबाफ के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें इस युद्ध विराम के ढांचे को राजनीतिक सफलता में बदलना होगा। उन्हें यह काम विरोध की आवाज और मजबूत होने से पहले करना होगा। फिलहाल ईरान ने समय हासिल कर लिया, उसे तत्काल सैन्य दबाव से राहत मिली है, उसे बड़े आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बनी है, साथ ही वह उस नतीजे से भी बच गया और जिसकी अमेरिका सबसे ज्यादा मांग कर रहा था। अमेरिका ईरान से पूर्ण समर्पण चाहता है, याद देखिए, लेकिन ईरान अभी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचा। फिलहाल MOU ने उसकी स्थिति मजबूत की है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था सुरक्षित बनी हुई है। अमेरिका ने भी कुछ स्पष्ट प्रतिबद्धताएं की हैं। हालांकि ईरान के सामने सबसे बड़ा जोखिम अभी बाकी है। अगले 60 दिनों में घरेलू स्तर पर पेश की गई जीत की तस्वीर और युद्ध दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए जरूरी समझौतों के बीच का अंतर साफ दिखाई दे सकता है। युद्ध के पहले चरण से ईरान के कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा मजबूत होकर निकला है, लेकिन उसकी अगली चुनौती शायद इससे भी कठिन होगी। उसे अपने राजनीतिक समर्थकों को अंतिम समझौते तक अपने साथ बनाए रखना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी समझौता रियायत या फिर हार जैसा ना दिखे। बड़ी जीत के ट्रंप के दावे और रिपब्लिकन में मतभेद। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के लिए बड़ी जीत बताया। उनका कहना है कि इससे युद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। वह उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। हालांकि निकट भविष्य में इससे भी बड़ी जीत वैश्विक अर्थव्यवस्था का फिर से खुला माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल गया है। जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता गया, हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद रहा। जनमत सर्वेक्षण लगातार यही दिखाते रहे कि अमेरिकी जनता पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, युद्ध के घरेलू आर्थिक असर से परेशान थी। वहां डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी बढ़ने लगा था।
2024 में आर्थिक असंतोष की वजह से ही मतदाताओं ने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस भेजा था। ऐसे में यह धारणा बनने लगी कि राष्ट्रपति की ओर से शुरू किया गया युद्ध आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रहा है। यह ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होने लगा था। भले ही नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में ट्रंप खुद उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन यह चिंता उनके साथी रिपब्लिकन नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। उनमें से कई अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नाराज मतदाताओं का सामना कर रहे थे। लोगों में यह डर भी बढ़ रहा था कि यह संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है और इसी वजह से यह समझौता ट्रंप को कुछ राहत देता है। उनके राजनीतिक सहयोगियों की उम्मीद है कि अब वे ट्रंप को ऐसे नेता के रूप में पेश कर पाएंगे जिससे संघर्ष को अपेक्षाकृत जल्द खत्म किया। साथ ही उन्होंने उन अंतहीन विदेशी युद्धों जैसी स्थिति से भी बचा लिया जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान में विरोध किया था। हालांकि समझौते के आलोचक पहले ही ट्रंप पर जरूरत से ज्यादा रियायतें देने का आरोप लगा चुके हैं। इन आलोचकों में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं। इस आलोचना का सबसे बड़ा कारण $300 अरब का पुनर्निर्माण कोष है और जिससे ईरान को फायदा मिलने की बात कही गई है। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमेरिका की ओर से ईरान को $300 अरब का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह फर्जी खबर है। अमेरिका के हिस्से में सिर्फ सफलता, तेल की कम कीमतें और जीत आई है। ट्रंप उनके प्रशासन के दूसरे अधिकारियों ने भी साफ किया है कि यह पैसा सीधे अमेरिका नहीं देगा। फिर भी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे लेकर असहजता बनी हुई है। ट्रेड क्रूज ने समाचार वेबसाइट द हिल से कहा, इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे धर्मतांत्रिक कट्टरपंथियों को अरबों डॉलर देना जो हमें मारना चाहते हैं अच्छा विचार नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को बहुत खराब सलाह दी जा रही है। रूढ़िवादी टिप्पणीकार टकर कार्लसन ने भी इस समझौते की तीखी आलोचना की है। हाल के महीनों में उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। इसके बावजूद उन्हें अब भी मांगा समर्थकों के बीच प्रभावशाली शख्सियत माना जाता है। उन्होंने एक्स पर अपने कार्यक्रम में कहा कि यह अमेरिका के लिए काफी अपमानजनक हार है। यह एक हार है। शुरुआती लक्ष्यों पर का एमओयू में जिक्र नहीं है। एक और अहम बात यह है कि ट्रंप प्रशासन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके कई युद्ध लक्ष्य अब भी प्राथमिकताओं में नहीं है। एमओयू में उसका कोई उल्लेख भी नहीं है। यानी जिन मुद्दों को लेकर युद्ध शुरू हुआ था उनमें से कुछ को फिलहाल पीछे छोड़ दिया। समझौता मुख्य रूप से युद्ध विराम, आर्थिक राहत, आगे की बातचीत के ढांचे पर केंद्रित है। यही वजह है कि आलोचकों का एक वर्ग इसे पूरी जीत नहीं मानता। उनका कहना है कि यह सिर्फ समझौते के जरिए संघर्ष को रोकने की कोशिश है। संघर्ष की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर देगी। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान के मिसाइल उद्योग को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एमओयू में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह एमओयू में ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह के साथ उसके संबंधों का भी कोई उल्लेख नहीं है। मार्च में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर मौजूद समूहों को हथियार, पैसा, निर्देश न दे सके, लेकिन अब प्रशासन इस लक्ष्य से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर गोलीबारी से परहेज करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम अक्सर थोड़े अव्यवस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि बीच बीच में तनाव या हिंसा की घटनाएं होना असामान्य नहीं है। यानी अब प्रशासन का जोर पूरी सैन्य जीत पर नहीं दिखता। वह ईरान के सभी क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने की बात भी नहीं कर रहा है। अब उसकी प्राथमिकताएं संघर्ष को नियंत्रित रखना व युद्ध विराम को बनाए रखना दिखाई देती हैं। सिर्फ यही बात है कि रिपब्लिक नेताओं उनके समर्थकों के बीच इस समझौते को अलोकप्रिय बना सकती है। ये वे लोग हैं जो इजरायल की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को अमेरिकी राजनीति का अटूट हिस्सा मानते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी चिंता यह है कि समझौते में इजरायल की सुरक्षा से जुड़े कुछ अहम मुद्दों को या तो पीछे छोड़ दिया गया या उनका साफ उल्लेख नहीं किया है। यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी समझौते को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे जानकार तो ये कह रहे हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को किसने, इजरायल ने फंसाया था। अब आप देखिए ये समझौता करके इजरायल को किसने फंसा दिया, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने फंसा दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।